हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित साइंस का यानी विज्ञान का अगला सेट लेकर के हम आए हैं, जिसमें हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विज्ञान से संबंधित होंगे, परीक्षा में आने के उसे अधिक चांसेज होंगे, उसे हम लोग देखते हैं। आइए बिना देर के हुए चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला है हमारे स्क्रीन पर कि किसी तत्व के परमाणु संख्या की संख्या है, यानी किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है, परमाणु के जो तीन महत्वपूर्ण कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें किसकी संख्या को परमाणु संख्या के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली बात कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान रहती है। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो नाभिक में रहती है, नाभिक में रहने वाला कण है, इसलिए उसे हम लोग परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। हालांकि किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूँकि कक्षा में घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन का अभिक्रिया के दौरान स्थानांतरण होता रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या नहीं कहा जाता है। कैसे हम लोग देखेंगे, जैसे सोडियम है, इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है और इसकी कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन जब क्लोरीन से यह आपस में रिएक्शन करता है जिसके नाभिक में 17 प्रोटॉन है और कक्षा में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है और सोडियम प्लस आयन बन जाता है, यानी सोडियम में अब इलेक्ट्रॉन 10 ही बचा और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गई। हालांकि दोनों के नाभिक में पहले जितना प्रोटॉन था उतना ही स्थिर रहा, इसीलिए प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका, तो समस्थानिक कहते किसको हैं, याद रखिएगा। समस्थानिक कहते हैं कि जब किसी तत्व की परमाणु संख्या समान हो, यानी कि समान तत्व है लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। एक ही तत्व है, उसकी परमाणु संख्या वही है, लेकिन उसके द्रव्यमान संख्या में अगर भिन्नता है तो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। कि परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु कह रहा है कि परमाणु भार किंतु परमाणु क्रमांक समान हो, तो भिन्नता किसमें है, परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान हो, वैसे तत्वों को हम लोग समस्थानिक के नाम से जानते हैं। जी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि परमाणु भार क्या है, भिन्न है, यानी तो परमाणु भार भिन्न किसकी वजह से होगा, याद रखिए। परमाणु भार कहते हैं किसको, तो परमाणु भार कहते हैं प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार कहलाती है। तो इसलिए परमाणु भार में यानी न्यूट्रॉन की संख्या में अगर भिन्नता होगा किसी भी तत्व में, तो उसका परमाणु भार क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो प्रोटॉन तो चूंकि जिस तत्व में जितना रहेगा उतना निश्चित रहेगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या के भिन्नता के कारण उस तत्व का परमाणु भार भिन्न होता है, जिसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। सवाल नंबर तीसरा है कि ऐसे दो तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, जी हाँ ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न, कि ऐसे दो तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न का अर्थ ये हो गया कि उसमें प्रोटॉन की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी। प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी तो यानी उसका परमाणु संख्या अलग अलग हो गया और उसका जो है परमाणु द्रव्यमान एक हुआ। जैसे मान लीजिए ए कोई तत्व है, इसकी परमाणु संख्या 11 है और कोई तत्व बी है, इसके परमाणु संख्या 12 है। तो परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन ए तत्व का भी परमाणु द्रव्यमान 23 है और बी तत्व का भी परमाणु द्रव्यमान 23 है। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो गया कि द्रव्यमान संख्या समान हो गया और परमाणु संख्या अलग अलग हो गया। तो ऐसे तत्वों का जो समूह होता है जिसकी परमाणु संख्याएं अलग अलग होती है लेकिन उन दोनों तत्वों की जो द्रव्यमान संख्या है वो बराबर होती है, उसको समभारिक कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी इसमें कवर करते चलेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न पसंद आए और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। सवाल है कि किसी तत्व में
किस तत्व में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, यानी किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है। क्योंकि समस्थानिक का मतलब ही वही है कि तत्व एक ही है, परमाणु संख्या उसका एक है, समान है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण एक ही तत्व की परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता पाई जाती है। तो वह तत्व है पोलोनियम। पोलोनियम तत्व का सबसे ज़्यादा समस्थानिक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न के लिए। सवाल नंबर 5वां है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है। जो पदार्थ रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं या रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं वह इनमें से क्या क्या का उत्सर्जन करता है। तो रेडियो एक्टिव जो भी पदार्थ है वो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, इन सभी प्रकार के रेज जो है अल्फा बीटा गामा रेज को, ये सभी किरणों को उत्सर्जित करता है। अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं वो सभी को उत्सर्जित करने का काम करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। जी हाँ, एक्स किरण जिसकी खोज जो है रॉन्टजेन ने किया था, और एक्स रे जो है जिसको हम लोग जानते हैं एक्स किरण आज टूटी हुई हड्डियों से लेकर के मेडिकल के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रख रहा है। तो इसका जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉन्टजेन के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर इन एक्स किरण है या अल्फा बीटा गामा, इनमें से कौन सी ऐसी किरण है या जिसका मान जो है ऋणात्मक होता है, तो वह है बीटा कण, जिसका मान जो है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। जी हाँ, क्यूरी जो है इनमें से किसकी इकाई है। तो इसमें क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्यूरी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ताप मापने के लिए इकाई केल्विन यूज होता है, उष्मा के लिए जूल होता है, ऊर्जा के लिए भी जूल का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन 7वां का क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 8 है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है। जी, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है यह किसका ये निष्कर्ष है। तो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का जो संबंध है यह सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत को बताता है, यानी 8वां का ऑप्शन बी जो है वह सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9वां है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करना है कि किन्होंने किसकी खोज की है। मैडम क्यूरी, डायनामाइट, जेएल बियर्ड एलजी बेल यानी ग्राहम बेल, एजी बेल ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो टेलीफोन है, फिर जेएल बियर्ड है जो टेलीविज़न है, उसके बाद जेम्स वाट है जो स्टीम इंजन यानी भाप इंजन की खोज किए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन की खोज की गई जो कि सही है, जेएल बियर्ड के द्वारा टेलीविज़न की खोज की गई वो भी सही है, और एजी ग्राहम बेल यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन की खोज की गई यह भी सही है। लेकिन डायनामाइट की खोज जो है यह अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। किनके द्वारा, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार मिलता है, अल्फ्रेड नोबेल, उनके द्वारा जो है ये डायनामाइट की खोज की गई है। अर्थात 9वां का ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि 9वां जो गलत है, गलत युग्म को हमें चिन्हित करना था। ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से अम्लता वर्षा की अम्लता, वर्षा में जो एसिड रेन की बात हो रही है कि वर्षा की जो अम्लता है यह किसके द्वारा मापी जाती है। वर्षा की अम्लता बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब मापते हैं, हाइग्रोमीटर इससे हम लोग जो है जल के ये को मापते हैं बहाव को, ए मीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। आगे है पीएच मीटर, पीएच स्केल के द्वारा जो है हम लोग किसी भी विलयन का जो विलयन की अम्लीयता या उसकी क्षारीयता को मापा जाता है। अर्थात 10वां का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अम्लता वर्षा की अम्लता को मापने के लिए पीएच मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है कि सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है किसके द्वारा। तो सापेक्ष आर्द्रता जो है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है यह हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। 11वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। अगले हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है, याद रखेंगे हम लोग। पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर के द्वारा जो है हम लोग पोटेंशियल यानी वोल्टेज को मापने का भी काम करते हैं। सवाल नंबर 12 है कि रडार उपयोग में आता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के नाम से जानते हैं रडार,
RADAR रडार के द्वारा जो है ये किसकी मतलब रडार कैसे उपयोग में आता है, तो रडार जो है यह रेडियो तरंगों को वस्तुओं की स्थिति के लिए पता करने के लिए रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है। अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए, स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार उपयोग में लाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है हमारे स्क्रीन पर कि व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। जी हाँ, 12वां नंबर व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा जो है हम लोग यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडल आपको दिखा दें। इस प्रकार का एक मॉडल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिसमें जो है 4 ये को जोड़ा जाता है प्रतिरोध को। इस प्रकार से ये व्हीटस्टोन ब्रिज में किसको मापा जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है। ये 4 प्रतिरोध इस प्रकार से इसमें जुड़े रहते हैं और इससे के जरिए हम लोग जो है ये प्रतिरोध का मापन करते हैं। सवाल नंबर 14 है कि डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। डायनमो में ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है, तो डायनमो के द्वारा जो है ऊर्जा का परिवर्तन मुख्य रूप से यांत्रिक ऊर्जा से यानी मैकेनिकल एनर्जी से फिर जो है विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में होता है। अर्थात इस 14वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन ए के रूप में जाना जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ऊष्मीय ऊर्जा से ये परिवर्तन करने का काम डायनमो के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है हमारे स्क्रीन पर कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है। जी हाँ, किस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में जो ये श्रृंखलाएं हमारे पास है, इनमें से जो सही है वह है अपघटक है, फिर उसके उत्पादक है, उपभोक्तक है, फिर उसके बाद अपघटक है यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर कि वायु एवं जल की क्रिया के द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है। जी हाँ, वायु एवं जल की क्रिया के द्वारा जो भूमि का कटाव है या मिट्टी का कटाव है, इसको हम लोग अपरदन के नाम से जानते हैं कि वायु के द्वारा जल की क्रिया, वायु एवं जल की क्रिया के द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। अर्थात ऑप्शन ए 16वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। जी हाँ, मैंग्रोव वाली जो ज्वारीय वन है यह मुख्यतः सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन इसलिए पड़ा कि सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है, जो कि कहाँ पर है, तो ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसके मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है, जिसमें मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन की अधिकता वहाँ पाई जाती है। सवाल नंबर 18 है हमारे स्क्रीन पर कि समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। तो समुद्र के किनारे जो वनस्पति लगते हैं इनमें से लवणोद्भिद है, समोद्भिद, जलोद्भिद या मरुद्भिद। तो मरुस्थल में जो उगने वाले होते हैं उनको मरुद्भिद के नाम से जानते हैं। चलिए अब आपको 3 ऑप्शन में से एक छांटने हैं। दोस्तों आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा, ताकि हमें ये पता चले कि आपकी तैयारी कितने लेवल तक की है। तो 18वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है कि समुद्र के किनारे की जो वनस्पति होती है वह लवणोद्भिद वनस्पति के रूप में जानी जाती है। 18वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि लवण की जो प्राप्ति है सबसे अधिक मात्रा में हमें लवण यानी जो खाने के नमक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सबसे अधिक मात्रा में हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, समुद्र से ही प्राप्त करते हैं। और उस आसपास की जितनी भी वनस्पतियां हैं वो लवणोद्भिद वनस्पति के रूप में जानी जाती हैं। वहीं मरुस्थल की जो उगने वाले पौधे हैं, जो वनस्पतियां हैं, उसको मरुद्भिद वनस्पति के रूप में जानते हैं। सवाल नंबर 19 है कि मरुद्भिद में लंबा मूल तंत्र होता है, क्यों। तो लंबा मूल तंत्र यानी जो जड़ है, जिसे हम लोग मूसला जड़ के नाम से जानते हैं, तो ये मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उनकी जड़ें लंबी गहरी नीचे ज़मीन में गई होती है। तो ये इसलिए होती है ताकि वहाँ पर जो मरुस्थलीय इलाका है वहाँ पौधे को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है
यहाँ पर जो है वो उनकी जड़ें गहराई में चली जाती है, अर्थात 19वां का ऑप्शन बी सही होगा कि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती है। मरुद्भिद जो भी मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ें, इसीलिए मरुस्थल में खासकर आप देखेंगे कि खजूर के पेड़ होते हैं, क्योंकि खजूर एक लंबा पतला सा उसका जड़ नीचे ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाता है, जहाँ से वो क्या कर पाता है कि वो पानी अपने लिए निकाल पाता है और अवशोषित करता है, जिससे उसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो पाती है। क्योंकि जब तक किसी भी वनस्पति को पानी नहीं मिलेगा, उसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, तब तक वो अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएगा। सवाल नंबर 20वां है कि संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है। तो संसार में जितने भी परितंत्र हैं हम सभी जानते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा चूँकि पूरे पृथ्वी पर 70% भूभाग पर लगभग क्या है तो जल है, अर्थात संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या होगा, सागर होगा। और ये सागर जो है 5 अलग अलग बड़े बड़े महासागरों में विभाजित किया गया है इसको, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर के रूप में। ये इस प्रकार जो है दोस्तों हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी कवर कर लिए हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों को अभी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।